नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 37 वर्षीय व्यक्ति की कुंडली का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिनके एक रिलेटिव ने मुझे इनके बर्थ डिटेल्स शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से इनके जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूँ। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। वापस आ जाते हैं आज के इस कार्यक्रम के ऊपर और इनके प्रश्नों को और इनके बर्थ डिटेल्स को सबसे पहले मैं आप समूह के समक्ष रख देता हूँ। 31 जुलाई 1983 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का समय बताया गया है 8:52 रात के और जन्म का स्थान है छत्तीसगढ़। प्रश्नों की बात की जाए तो इनके बारे में कहा गया कि पहला विवाह टूट चुका है तो दूसरा विवाह करना कैसा रहेगा। लव मैरिज की संभावना है या फिर अरेंज मैरिज की संभावना नजर आती है सेकेंड मैरिज में। क्या दूसरा विवाह सफल होगा या फिर सफल नहीं होगा। संतान सुख के बारे में जानना चाहते कि संतान सुख, संतान योग कैसा है और करियर में सफलता के योग के बारे में ये जानना चाहते हैं। तो ये मूल 4-5 प्रश्न हैं इनके जिनका जवाब चाहते हैं। सीधे इनकी लगन कुंडली को देख लेते हैं। 11 नंबर से इनकी कुंडली प्रारंभ हो रही है, यानी कि कुंभ लग्न की इनकी कुंडली बन जाती है। इनकी पत्रिका कुंभ लग्न की बनती है और चंद्रमा मीन राशि में विराजमान है। तो कुंभ लग्न एवं मीन राशि की कुंडली बन जाती है। कुंभ लग्न वाले लोगों की बात करें तो परोपकारी होते हैं ऐसे लोग, इंसानियत होती है ऐसे लोगों में, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, दूरदृष्टि होती है ऐसे लोगों में और साथ ही साथ कहीं ना कहीं दार्शनिक स्वभाव इनका देखा गया है। शनि की ये राशि बनती है। जीवन में थोड़ा संघर्ष जरूर रहता है लेकिन ये बहुत अच्छी राशि मानी जाती है। ऐसे लोग, जैसा मैंने कहा, कि परोपकारी किस्म के होते हैं और मीन राशि भी कुछ इसी प्रकार की होती है। ईश्वर से ऐसे लोग डरते हैं जो मीन राशि वाले होते हैं। शांत स्वभाव के होते हैं लेकिन निर्णय लेने में ऐसे लोगों को कठिनाई होती है। मन कई बार अशांत हो जाता है ऐसे लोगों का और इमोशनली थोड़े से वीक होते हैं या इमोशनल ज़्यादा होते हैं। ये आप कह सकते हैं कि भावना प्रधान थोड़े ज़्यादा होते हैं। लग्न का मान यहाँ पर 23 डिग्री का है। लग्ने शनि जाकर के कुंडली के भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। कैसे बैठे हैं तो उच्च की राशि में जाकर के विद्यमान है। तो शनि का जाकर के कुंडली के उच्च की राशि में बैठना, नवम भाव में बैठना, इसको काफ़ी अच्छा माना जाएगा। एक एक करके हम ग्रहों को समझते हैं। धन भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं। ये वाणी को बढ़िया बनाने वाले होंगे। षष्ठेश है चंद्रमा, जाकर के कुंडली के दूसरे खाने में बैठा हुआ। नेत्र का ध्यान रखिए और यहाँ पर चंद्रमा चूंकि षष्ठेश रोग भाव के स्वामी है तो नेत्र संबंधित पीड़ा या फिर वाणी संबंधित पीड़ा आपको दे सकते हैं। तो अपने स्पीच का ध्यान रखिए और अपने नेत्रों का ध्यान रखिए। यहाँ पर 27 डिग्री के साथ बाल अवस्था में चंद्रमा देवता बैठे हुए हैं। केमद्रम दोष लग रहा है इस चंद्रमा को क्योंकि अकेला है चंद्रमा, आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है, लेकिन गुरु की 5वीं दृष्टि इस चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है जिस वजह से केमद्रम दोष भंग हो जाएगा। लेकिन फिर भी जातक को इस बात की परेशानी हो सकती है कि उसका मन कई बार अशांत हो जाता है। धन वगैरह के लिए यहाँ पर चंद्रमा का बैठना ठीक है लेकिन षष्ठेश है चंद्रमा, तो लोन जैसी चीज़ों में थोड़ा ध्यान रखिए। अगर कभी लोन लेते हैं या किसी को धन देते भी हैं तो भी आपको वहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। आगे बढ़ जाते हैं, कुंडली के पंचम खाने को देखते हैं। राहु मंगल यहाँ पर बैठे हुए हैं। राहु मंगल की युति मैंने कई बार कहा है अंगारक दोष बनाती है, लेकिन दोनों की डिग्री को देखिए, दोनों की डिग्री में बहुत फासला है। राहु 0 डिग्री पर है तो वहीं मंगल यहाँ पर 27 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं। तो दोनों एक छोर पर है, कोई एक छोर पर है तो दूसरा दूसरे छोर पर है, तो यहाँ पर इनकी युति का कोई खास फल देखने को नहीं मिलेगा। इस कुंडली में समझा जाए पंचम भाव शिक्षा, संतान और प्रेम संबंध का होता है। राहु मंगल पंचम में बैठ जाए तो प्रेम संबंध में परेशानी और शिक्षा में भी कई बार बाधा ये देते हैं। इंटेलिजेंट राहु यहाँ पर जरूर बनाएगा आपको क्योंकि बुध की राशि में बैठा हुआ है। पंचम का राहु बुध की राशि में जातक को इंटेलिजेंट बनाता है और नई नई टेक्नोलॉजी वगैरह की तरफ यदि आपका रुझान है तो उसके पीछे भी राहु का रोल कई बार देखा जाता है या राहु इस प्रकार की चीजें देते हैं आमतौर पर। 0 डिग्री के साथ यहाँ पर राहु बैठा हुआ है, इसका मतलब है बल बहुत ज्यादा नहीं है राहु के पास।
राहु के पास बल बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर बैठ करके राहु तीनों ही त्रिकोण के ऊपर अपना प्रभाव डालेंगे, तो भाग्य में उतार चढ़ाव और कई बार डिसीजन लेने में भी आपको परेशानी खड़ी करेंगे, क्योंकि लग्न के ऊपर इनकी दृष्टि पड़ रही है। लेकिन ये राहु आपको इंटेलिजेंट जरूर बना रहा है। राहु स्टेबिलिटी को थोड़ा कमजोर करता है आमतौर पर, इस वजह से लगन को राहु देखेंगे तो इंटेलिजेंट आपको जरूर बनाएंगे, दूरदृष्टि भी देंगे, लेकिन कुछ मामलों में ये आपको कंफ्यूजन दे सकते हैं। राहु की 7वीं दृष्टि जो लाभ स्थान के ऊपर पड़ेगी धन के लिए, ये भी बढ़िया है। ये दृष्टि खराब धन के लिए नहीं मानी जाएगी। मंगल 27 डिग्री के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं मृत अवस्था में। अस्त के भी दिख रहे हैं मंगल, लेकिन मंगल की डिग्री को और सूर्य की डिग्री को देखिए तो उनके बीच में भी करीब करीब देखा जाए तो 17 डिग्री का फासला है। तो यहाँ पर अस्त होने के बावजूद भी मंगल देवता को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। मंगल का बल अच्छा ही माना जाएगा। यहाँ पर इस कुंडली में मंगल को समझे तो वो तृतीयेश एवं वो कर्मेश बनते हैं, एक समग्रह माने जाएंगे। कारक बिल्कुल हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि शनि इनके मित्र नहीं होते हैं, और साथ ही साथ इनको जो भाव मिला है उस हिसाब से इनको कारक हम नहीं कह सकते हैं। पंचम में जाकर के मंगल देवता बैठे हुए हैं। टेक्निकल क्षेत्र की तरफ ये आपको लेकर के जा सकते हैं। एक यहाँ पर एक इंडिकेशन देते हैं मंगल देवता, और साथ ही साथ यहाँ पर जो मंगल बैठा हुआ है वो आपको मेहनती बनाएगा। मेहनत के माध्यम से आपको लाभ देगा और ज्ञान से जुड़ करके आप धन का लाभ कमा सकते हैं। देखिए आपकी कुंडली में करियर का स्वामी मंगल बनता है, जो कि ज्ञान भाव में जाकर के बैठा हुआ है। तो ज्ञान से जुड़ करके आप धन लाभ कमा सकते हैं। मंगल की दृष्टियों की बात की जाए तो मंगल की दृष्टि 8वें के ऊपर, लाभ भाव के ऊपर और 12वें के ऊपर पड़ेगी। तो मंगल की दशा में कुछ बदलाव जीवन में अचानक से हो सकते हैं। धन का लाभ देखने को मिलेगा और धन का व्यय भी मंगल देवता आपको कराएंगे अपनी दशा में। सूर्य 14 डिग्री के साथ कुंडली के छठे खाने में बैठे हुए हैं। सप्तमेश है सूर्य, सप्तम भाव यानी कि आपकी पत्नी का भाव बनता है। उसके स्वामी सूर्य छठे भाव में बैठे हुए हैं, जो कि रोग, ऋण और शत्रु का होता है। तो पत्नी के साथ मतभेद का योग, और पत्नी के साथ जो आपने कहा कि डिवोर्स हो चुका है, विवाह टूट चुका है, उसके पीछे का कारण यदि इस कुंडली से समझा जाए तो सूर्य छठे में जो बैठे हुए हैं इनका बहुत बड़ा हाथ माना जाएगा इसमें। क्योंकि जब भी सप्तमेश 6, 8 और 12 में बैठ जाता है तो ये कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन को प्रभावित करता है। इतना ही नहीं, सूर्य छठे में बैठे हुए हैं और शनि की 10वीं दृष्टि इस सूर्य के ऊपर पड़ रही है, तो डबल परेशानी हुई। एक तो सूर्य छठे में एक नेगेटिव पॉइंट, ऊपर से शनि की दृष्टि, तो इस सूर्य को ये और पीड़ित करेगा, और फल स्वरूप जो है वो वैवाहिक जीवन में ये परेशानी इसने दिया और विवाह आपका टूट गया। छठे भाव में सूर्य बैठे हुए हैं। यहाँ पर ये सूर्य आपको लड़ने की शक्ति देता है। छठा सूर्य खराब नहीं है, कुछ मामलों में ये सूर्य आपको लाभ देंगे, लड़ने की शक्ति देंगे, साहसी बनाएंगे, आपको शत्रुओं के ऊपर विजय दिलवाएंगे, सरकारी नौकरी वगैरह में लाभ कराने वाले होंगे, कार्य क्षेत्र में सफलता देंगे, कंपटीशन में सफलता देंगे। 12वें भाव के ऊपर जो सूर्य की दृष्टि पड़ेगी तो ये भी आपके ज्ञान के लिए बढ़िया ही है। आध्यात्मिक ज्ञान की मैं बात कर रहा हूं। कुंडली के सप्तम खाने को देखेंगे तो शुक्र एवं बुध यहां पर बैठे हुए हैं कुंडली के सप्तम भाव में। सूर्य की राशि में ये दोनों ग्रह बैठे हुए हैं तात्कालिक मैत्री में। इन दोनों ग्रहों को समझा जाए तो इस कुंडली में शुक्र योग कारक ग्रह बनते हैं, क्योंकि वो सुखेश और भाग्येश हैं और जाकर के सप्तम में बैठे हुए हैं। तो शुक्र का यहाँ पर बैठना एक प्रकार से राजयोग कहलाएगा, क्योंकि केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके बैठे हुए हैं। केंद्र में जाकर के योग कारक ग्रह बैठा हुआ है, इसको काफी अच्छा माना जाता है कुंडली में। तो शुक्र का सप्तम में बैठना विवाह के लिए बढ़िया है आपका, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ में बुध बैठे हुए हैं। इस कुंडली में बुध को समझिए तो वो पंचमेश है और अष्टमेश है। पंचम होने की वजह से या पंचमेश होने की वजह से बुध कारक हुए, लेकिन साथ ही साथ बुध को अष्टम भाव का स्वामी होने का दोष भी लगेगा। तो चूंकि अष्टमेश जाकर के कुंडली के सप्तम में बैठा हुआ है तो ये विवाह सुख के लिए काफी अच्छा नहीं कहा जा सकता है। बाकी यहाँ पर शुक्र और बुध की युति से लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो जाता है, जो इस बात की सूचना देता है कि कहीं ना कहीं जो पत्नी मिली होंगी वो सुंदर होंगी, जैसा इन दोनों ग्रहों के सप्तम भाव में होने से नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही शुभ ग्रह हैं। इन दोनों ग्रहों की दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी तो ये आपके व्यक्तित्व को भी बढ़िया करेंगे। सप्तम में बैठ करके सुंदर पत्नी तो दे ही रहे थे, अब लग्न को देखेंगे तो आपके भी व्यक्तित्व को ये बढ़िया बनाने वाला होगा। तो ये कुछ अच्छी स्थितियां यहां पर नजर आ रही है शुक्र और बुध की दृष्टि और यहां पर बैठे होने की वजह से। परेशानी क्यों हुई? क्योंकि सूर्य छठे में है, शनि से दृष्ट है और अष्टमेश बुध जाकर के कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हुआ है।
शनि को देख लेते हैं। शनि कुंडली के भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। भाग्य भाव में उच्च की राशि में यहाँ पर शनि देवता बैठे हुए हैं। देश विदेश की यात्राएं करना चाहते हैं, कर सकते हैं। धार्मिक यात्राओं पर जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। शनि आपको लाभ देने वाले होंगे। शिक्षा वगैरह के क्षेत्र में शनि आपको लाभ देने वाले होंगे। कानून वगैरह की चीज़ों में शनि आपको लाभ देने वाले होंगे। बाल अवस्था में यहाँ पर बैठ करके शनि आपके लाभ भाव को देखेंगे तो धन आपको धीरे धीरे ही सही लेकिन शनि देवता देने वाले होंगे। तीसरे खाने के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ेगी तो ये शनि आपको साहस भी देगा। और शनि की दृष्टि जो कुंडली के छठे भाव के ऊपर पड़ेगी तो रोग से बचाएगा, शत्रुओं से आपको बचाएगा, लेकिन सूर्य को पीड़ित करेंगे शनि। दोनों में फर्क है, समझिए। शनि छठे को देखेंगे, चूंकि इस कुंडली में कारक है शनि, तो शत्रुओं से आपको बचाएंगे, रोग से आपको बचाएंगे, लेकिन सूर्य के ऊपर जो दृष्टि पड़ी तो उससे सूर्य तो पीड़ित हो जाएगा। और सूर्य कौन है इस कुंडली में? तो वो है आपके विवाह भाव का स्वामी। आगे बढ़ जाते हैं, गुरु को देख लेते हैं। गुरु 7 डिग्री के साथ कुंडली के दसम भाव में बैठा हुआ है। दसम भाव कर्म का होता है, इसको हम आमतौर पर करियर प्रोफेशन के लिए देखते हैं। दसम भाव में गुरु बैठा हुआ है, शिक्षा से जुड़ा हुआ करियर आप बना सकते हैं और शायद आपने बनाया भी है, आपने बताया था। तो यहाँ पर गुरु इन चीज़ों में आपको लाभ दिलवाने वाले होंगे। इस कुंडली में गुरु को समझा जाए तो गुरु धन से जुड़े हुए ग्रह बनते हैं। धन का जो कारक है इस कुंडली में वो गुरु बनता है हर प्रकार से। धनेश भी गुरु हैं, लाभेश भी गुरु हैं, जाकर के कुंडली के दसम खाने में ये बैठे हुए हैं। तो गुरु के कार्य क्षेत्र से जुड़ करके या गुरु से जुड़ी कार्यों को करके आप धन लाभ आराम से कमा सकते हैं। यहाँ पर बैठ करके गुरु करियर में भी आपको एक्सपेंशन देंगे, करियर में भी ये वृद्धि करवाने वाले होंगे। 7 डिग्री के साथ यहाँ पर वृद्ध अवस्था में गुरु बैठे हुए हैं। धन भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, पैतृक संपत्ति का लाभ आपको दिलवाने वाले होंगे, धन का लाभ करवाने वाले होंगे, परिवार से भी लाभ कराएंगे। कुंडली के चौथे खाने के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पर सुख देने वाला होगा। हालांकि इस कुंडली में गुरु कोई बहुत कारक ग्रह नहीं होते हैं, तो ऐसा हम नहीं कहेंगे कि गुरु की दृष्टि बहुत ज़बरदस्त लाभ देगी, लेकिन हाँ कुछ मामलों में यहाँ पर गुरु, खास करके प्रॉपर्टी के मामलों में ये लाभ दे जाएगा। गुरु की दृष्टि छठे खाने के ऊपर पड़ेगी, पेट से जुड़ी समस्या दे सकते हैं, उसका ध्यान रखिए। केतु कुंडली के लाभ स्थान में बैठा हुआ है, 0 डिग्री के साथ केतु लाभ भाव में बैठे हुए हैं। गुरु की राशि में यहाँ पर केतु बैठा हुआ है। केतु जिस राशि में बैठा हुआ है इसमें केतु बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले होते हैं, उच्च का माना जाता है यहाँ पर केतु को। लाभ स्थान में केतु बैठे हुए तो धन का लाभ ये केतु आपको करवाने वाले होंगे। गुरु की स्थिति भी केंद्र में है तो ओवरऑल देखा जाए तो केतु की प्लेसमेंट खराब नहीं है। केतु यहाँ पर बैठ करके आपको धन का लाभ दिलवाने वाले होंगे। आपके दसम भाव को यहाँ पर पाप कर्तरी लग रहा है, शनि और केतु की वजह से कुंडली के दसम भाव को पाप कर्तरी लग रहा है। तो करियर के ऊपर ये प्रभाव आ सकता है कि किसी चीज़ में सफलता विलंब से मिले। ध्यान से समझिएगा, किसी चीज़ में सफलता विलंब से मिले, सफलता ना मिले, पाप कर्तरी ऐसा नहीं कहता है। मान लीजिए कि आप अभी किसी जॉब में हैं, आगे आप किसी बड़ी जॉब में जाना चाहते हैं, या मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि मेरा प्रमोशन हो जाए, तो वहाँ पर पापकर्तरी अपना रोल निभाएगा और उसमें आपको विलंब या अड़चन देने वाला होगा। दशाओं का रोल इसमें बहुत ज़्यादा होता है। दशा की बात की जाए तो चंद्रमा की दशा आपको चल रही है जो कि 17 अप्रैल 2029 तक रहने वाली है। चंद्रमा की दशा में फिलहाल आपको राहु की अंतर्दशा चल रही है। चंद्रमा की दशा में राहु की अंतर्दशा बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है, जहाँ तक के मन के ऊपर इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। और ये जो दशा है 18 अप्रैल 2022 तक आपको रहने वाली है। तो अभी करीब करीब 1 वर्ष का जो समय है, इस दौरान खुद को पॉजिटिव रखिए, मेंटल तरीके से खुद को पॉजिटिव रखिए, ज़्यादा जो है टेंशन मत लीजिए। चंद्रमा में गुरु की अंतर्दशा आएगी, उसके बाद वो समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। प्रश्नों को लें तो आपने ज़्यादातर प्रश्न जो है वो विवाह से जोड़ करके ही पूछा है। तो जब भी हम विवाह को गहराई से देखते हैं तो नवमांश कुंडली को देखते हैं, बिना नवमांश को देखे हम विवाह की कंक्लूजन के ऊपर नहीं पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं आपके समक्ष आपकी नवमांश कुंडली को रख देता हूँ। ये आपकी नवमांश कुंडली बन जाती है आपके दिए गए समय के अनुसार। 2 नंबर से ये प्रारंभ होता है, वृषभ लगन की बन जाती है आपकी नवमांश कुंडली। और यहाँ पर सप्तम भाव से हम कुंडली के विवाह को देखेंगे। सप्तम भाव में सूर्य और शनि की युति हो रही है, ये कहीं से भी विवाह के लिए अच्छी नहीं मानी जाएगी। सूर्य और शनि साथ में बैठ जाएं तो ये परेशानी तो उत्पन्न करते ही करते हैं। आमतौर पर सूर्य और शनि की युति पिता के लिए बढ़िया नहीं मानी जाती है, लेकिन यहाँ पर सप्तम भाव में शनि और सूर्य की युति का होना, ये विवाह के लिए हम इसको अच्छा नहीं मान सकते हैं।
और बाकी इस विवाह के जो स्वामी ग्रह हैं मंगल, वो दूसरे खाने में जाकर के बैठे हुए हैं, तो षडाष्टक दोष बन जाता है। 6-8 का संबंध इस भाव से बन जाता है मंगल का। बुध की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है सप्तम के ऊपर, वो एक पॉजिटिव फैक्टर है। लेकिन मंगल, सूर्य और शनि, ये 3 जो ग्रह हैं, ये सप्तम भाव को कहीं ना कहीं नेगेटिविटी दे रहे हैं सप्तम भाव को। इस वजह से पहले विवाह में परेशानी साफ साफ दिख रही है। बाकी जिनसे आपने विवाह किया होगा उनकी भी कुंडली में कहीं ना कहीं ऐसे दोष जरूर होंगे, या इससे भी ज्यादा दोष हो सकते हैं। अब मुख्य सवाल है आपका सेकंड मैरिज का। तो सेकंड मैरिज हम द्वितीय भाव से देखते हैं, कुंडली के सेकंड हाउस से हमें दूसरा मैरिज देखना चाहिए। और इस भाव को ध्यान से समझिएगा। मंगल बैठे हुए हैं कुंडली के दूसरे खाने में, बुध की राशि शत्रु की राशि में, और इस मंगल के ऊपर किसका प्रभाव है, तो राहु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है। मंगल बैठा हुआ है शत्रु की राशि में और राहु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है। तो मेरे हिसाब से मंगल राहु का प्रभाव विवाह भाव के ऊपर आना या द्वितीय विवाह भाव के ऊपर आना, इसको बढ़िया नहीं माना जा सकता है। कहीं ना कहीं अगर दूसरा विवाह किया जाए तो फिर ये परेशानी सेकंड विवाह में भी देगा। किस तरीके की परेशानी, तो लड़ाई झगड़ा ये नजर आ रहा है सेकंड मैरिज में। क्योंकि मंगल राहु के बारे में आज जिनको भी ज्ञान है, जो भी ज्योतिष में है, थोड़ा बहुत भी इनको नॉलेज हो, तो मंगल राहु की युति हो, मंगल राहु का कॉम्बिनेशन हो, तो ये कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े को दर्शाता है। तो यहां पर मंगल राहु का जो प्रभाव द्वितीय भाव के ऊपर पड़ रहा है, ये वीक है। अब इस भाव का जो स्वामी है बुध, वो लग्न में है, लेकिन वो सूर्य और शनि से दृष्ट है। तो उस भाव का जो स्वामी है, जिसके ऊपर ये दायित्व है कि उस भाव को ये बेहतर बना के रखे, वो खुद भी शनि और सूर्य की दृष्टियों से पीड़ित है। हाँ, गुरु की जो दृष्टि पड़ रही है वो कुछ हद तक सेविंग फैक्टर होगा, लेकिन द्वितीय भाव के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो आपने टाइम ऑफ बर्थ दिया है, क्योंकि आपने बताया था पहले कि संशय है टाइम ऑफ बर्थ में, फिर आपने कहा कि ये एग्जैक्ट है, तो यदि ये एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ है और उसके हिसाब से जो कुंडली मैंने आपके समक्ष रखी है, उसके हिसाब से यही नजर आ रहा है कि हाँ, थोड़ी परेशानी सेकंड मैरिज में भी दिख रही है। क्या जाए? देखिए, 2 काम आप कर सकते हैं। पहला तो ये कि अगर विवाह करने की बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं है तो फिर आप नहीं करेंगे, लेकिन दूसरा ये है कि विवाह करने की इच्छा है आपकी, तो क्या करेंगे, तो बहुत सुलझे हुए तरीके से विवाह करेंगे, कुंडली मिलान वगैरह करेंगे, सामने वाले की कुंडली में ये देखेंगे कि उसकी कुंडली में विवाह टूटने का तो योग नहीं है, और उस जातिका का स्वभाव कैसा है। आमतौर पर पंडित जी ये करते हैं कि गुण मिलान हो गया 25 विवाह कर लो, 18 से ऊपर हो गया विवाह कर लो, 30 के 30 36 में से 30 गुण मिलान हो जाए तब भी डिवोर्स हो जाता है। तो गुण मिलान के पीछे मत भागिए, देखिए कि मत मिलता है कि नहीं। अगर आपको सेकंड मैरिज मान लीजिए कि करना ही है, तो आप ये देखिए कि जिनसे आप करना चाह रहे हैं उससे मत मिलता है कि नहीं, और हड़बड़ी तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। कुंडली मिलान कीजिएगा और उसके साथ साथ सामने वाले के स्वभाव को जानिएगा, प्रैक्टिकली भी सामने वाले के स्वभाव को जानिएगा। चाहे 1-2 बार मिलना पड़े, जो भी करना पड़े, आप उनके स्वभाव को जानिए कि सामने वाले व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, कहीं मिसमैच तो नहीं हो रहा है स्वभाव। क्योंकि आपको पता है कि आपके चार्ट में परेशानी इंडिकेट हो रही है, और यदि सामने से भी वो परेशानी आई तो क्या होगा, तो वो ब्रेक कर जाएगा। अगर सामने वाले से परेशानी मान लीजिए नहीं आई तो क्या होगा, छोटी मोटी दिक्कतें आएंगी, ये चल जाएगा। तो कुंडली मिलान करना जरूरी है, सामने वाले का स्वभाव जानना जरूरी है, सामने वाले की कुंडली में विवाह टूटने का योग नहीं होना चाहिए, ये जरूरी है। और प्रैक्टिकली भी एक दूसरे के साथ आप सामंजस्य बिठा रहे हैं या एक दूसरे को समझ सकते हैं, तभी आगे बढ़िए, नहीं तो सेकंड मैरिज में भी परेशानी दिख रही है। इसके बाद आपने पूछा है दूसरा विवाह लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगा। राहु की दृष्टि जो पड़ रही है मंगल के ऊपर, तो ये कुछ हद तक यही दर्शाता है कि लव की तरफ ही ज्यादा ये इंडिकेशन देता है। इसके बाद आपने संतान योग के बारे में पूछा है। सप्तमांश कुंडली से हम संतान को देखते हैं, आई रिपीट, D7 चार्ट से हम संतान को देखते हैं। टाइमिंग का इधर उधर होगा, वो चार्ट गलत हो जाएगा, मैं पहले ही आपको बता दूं। तो 8:52 का जो आपने टाइम दिया है, उस हिसाब से कर्क लग्न की आपकी बन जाती है सप्तमांश कुंडली, और वहां पर संतान को लेकर के विलंब दिख रहा है, परेशानी दिख रही है,
और संतान होने में बाधा नजर आ रही है। इसके बाद आपने करियर में सफलता की योग जानना चाहा है। करियर में सफलता का योग बढ़िया बना हुआ है, करियर कहीं से भी बुरा नजर नहीं आ रहा है, करियर की स्थिति बढ़िया है। करियर को और बेहतर करना चाहते हैं तो मंगल वगैरह को ठीक करके, हनुमान जी की पूजा उपासना करके आप करियर को और भी बेहतर बना सकते हैं। सीधे उपाय के ऊपर हम चलते हैं। 2-3 उपाय मैं आपको सिर्फ दे रहा हूं। देखिए, नित्य मृत्युंजय या महामृत्युंजय मंत्र जो होता है उसका कम से कम 1 माला जाप करिए। समय है तो सुबह शाम भी कर सकते हैं, नहीं तो 1 माला तो जरूर करिए। ओम बुम बुद्धाय नमः, बुद्ध का ये मंत्र है, इसका जाप करिए नित्य 108 बार कम से कम। हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करेंगे, वहीं पर बैठ करके शिव चालीसा का पाठ कर लेंगे। और सूर्य को नित्य जल दे सकते हैं तो उससे भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। सूर्य को नित्य प्रातः जल दीजिए, आपको लाभ मिलेगा। बस यही कुछ उपाय हैं जिन उपायों से आपको लाभ देखने को मिलेगा। बाकी जो मैंने आपको सावधानियां बताई हैं, जो तरीके मैंने बताए हैं, वो आपके लिए करना ज़्यादा ज़रूरी है, अन्यथा ये परेशानी आपको रहेगी। तो अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक आगे बढ़ सकते हैं, तो आपको लाभ मिल जाएगा या परेशानियों से आप बच जाएंगे। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 37 वर्ष व्यक्ति की कुंडली का अध्ययन। उम्मीद है आपको हमारा यह विश्लेषण पसंद आया होगा। विश्लेषण पसंद आया तो आप इसे लाइक कर दें, शेयर करें। कोई प्रश्न हो आपका इसके रिगार्डिंग तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई सुझाव देना चाहें तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं मुझे, या इनके लिए कोई सुझाव हो तो भी आप उस सुझाव को रख सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।